हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको करवाया जा रहा है एमटीएस एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी। तो हो जाइए तैयार और मेहनत कीजिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए राइस स्मार्ट के साथ। राइस स्मार्ट की पूरी टीम आपके लिए है तैयार। आपका सिलेक्शन बन चुका है हमारा टारगेट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएससी गारंटेड बैच, एमटीएस एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, सभी की 60 डेज़ गारंटेड बैच, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सभी को पढ़ना है, सभी पर रिवीजन करना है, साथ ही साथ लाइव क्लास तो लेनी ही है। हर क्लास के पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है बच्चों। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस भाग में सबसे सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया मैक्सिमम ड्यूनल वेरिएशन इज फाउंड। तापांतर, सबसे अधिक दैनिक तापांतर, तापमान में अंतर। ठीक है, सबसे अधिक तापमान तो कहाँ पाया जाता है आपका, जैसलमेर थार डेजर्ट में। अब सबसे अधिक ताप अंतर भी कहाँ पर पाया जाएगा, तो याद रखना बच्चों, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान का थार डेजर्ट है वहाँ पर रेत है। अब रेत क्या करता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन में थार मरुस्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती है वो जो धरातल है अपना ताप विकिरण कर देता है, अर्थ रेडिएशन कर देती है। लेकिन फिर भी जो रेत है वो सबसे ज़्यादा करता है, और जो जल है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका डी। भाई सभी आंसर करेंगे और हम रिकॉर्डेड क्लास के भी आपके आंसर देखते हैं। सभी आंसर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, रेगुलर रहें। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज इट रेन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं केरल, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा। तो दिए हुए ऑप्शन में से है बच्चों तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर सर्दियों में अक्टूबर नवंबर भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, बारिश होती है। किसके द्वारा होती है, वो होती है लौटते हुए मानसून के द्वारा। लौटते मानसून द्वारा अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। और सर्दियों में बारिश का एक और क्षेत्र है, वो है पंजाब या उत्तर पश्चिमी भारत। या ऑप्शन में आपको पंजाब या दिल्ली भी मिल सकता है। यहाँ पर भी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो इस वाले क्वेश्चन में तो तमिलनाडु ऑप्शन में आया हुआ है। कभी कभी आपको पंजाब, उत्तर पश्चिमी भारत ऐसा भी मिल सकता है। तो याद रखना बच्चों, उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, चक्रवातों के द्वारा होती है। जबकि तमिलनाडु में जो सर्दियों में बारिश होती है वो होती है लौटते हुए मानसून के द्वारा। बाकी तो आप देखते हैं भारत में जो वर्षा के महीने हैं वो है 4, लेकिन वर्षा के महीने 4 है, लेकिन भारत में 4 महीने लगातार बारिश नहीं होती, जबकि केवल और केवल 40 से 45 दिन ही भारत में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कमेंट जरूर करते रहें, आंसर जरूर करते रहें, लाइक तो आपको करना ही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज स्टेबलाइज्ड इन। तो बच्चों, भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ पर स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में, जो भारत की राजधानी भी है। तो भारत की राजधानी में ही भारतीय मौसम विभाग की स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर। तो हम जो बांध है उनका निर्माण करते हैं बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, पर्यटन के लिए। तो याद कर लीजिए, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है मध्य प्रदेश में और गिरती है अरब सागर में, और ये डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण भी करती है। तो याद कर लीजिए क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर किस नदी पर है। वेयर इज नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड। ठीक है, तो नागार्जुन सागर, वेरी सिंपल, नागार्जुन, कृष्ण भगवान ने क्या किया था, शेषनाग पर को उन्होंने ढका था। नागार्जुन सागर जो शेषनाग है, और अर्जुन से आप जानते ही हो, भगवान अर्जुन जो हैं वो कृष्ण भगवान के ही साथी थे। तो आप याद रखेंगे जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी
जो कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत, महाबलेश्वर की पहाड़ी से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये डैम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे तो उसमें आपको डैम से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो भाई नदियों के क्वेश्चन, जलप्रपात के क्वेश्चन, झीलों के क्वेश्चन, दर्रों के क्वेश्चन, चोटी के क्वेश्चन जरूर याद कर लें, आंसर जरूर करते रहें, रेगुलर रहें राइस स्मार्ट पर। टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी डैम बुल्ट, टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा, भागीरथी नदी पर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग है गंगा नदी पर। कभी कभी आपको भागीरथी नदी भी मिल सकता है। तो जब भागीरथी नदी आपको मिले तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गंगा नदी जब निकलती है अपने उद्गम स्थान पर वो भागीरथी कहलाती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? महान हिमालय, उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड स्टेट है, उत्तरकाशी जिला है, गोमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से, और वहाँ पर भागीरथी कहलाती है। और भागीरथी पर क्या बना हुआ है? टिहरी डैम। लेकिन ऑप्शन में भागीरथी नदी नहीं है, तो गंगा नदी भी ठीक है, यही तो कंपटीशन है। और कहीं कहीं बुक्स में आप भागीरथी नदी पर भी देख सकते हो, तो कंफ्यूज होने की, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राइस स्मार्ट की पूरी टीम आपके साथ है। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन, गेहूं या फिर तिलहन उत्पादन से। तो देखिए दिए हुए ऑप्शन में से हम बात करेंगे हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध है गेहूं के उत्पादन से। वैसे सिर्फ गेहूं के उत्पादन से नहीं, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन संबंधित है हरित क्रांति का संबंध। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, लेकिन ये असफल रही, ठीक है, क्योंकि हरित क्रांति का उद्देश्य था भारत के सभी राज्यों में सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। लेकिन हरित क्रांति केवल गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में सफल रही, और केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सफल रही। बाकी राज्यों में और बाकी फसलों के कंसेप्ट से ये असफल रही। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपकी आ जाएगी हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से। दलहन के, मोटे अनाज, ये सभी अलग अलग हैं, ठीक है। तिलहन के उत्पादन संबंधित है आपकी पीली क्रांति, ऑयल सीड्स के उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, आपको मैच में बताना है कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का संबंध है हरित क्रांति, ठीक है। दूध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन के लिए है नीली क्रांति, उर्वरक के लिए है भूरी क्रांति। तो ए का आ जाएगा 1 और 2 का आ जाएगा 3, सी का आ जाएगा 2 और ये आपका बनता है आंसर सॉरी। तो हरित क्रांति का संबंध था सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, मछली का उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक से है, भूरी क्रांति बहुत सारी क्रांतियां हैं। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन संबंधित है, अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजनाओं संबंधित है। अब आ गई है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति, जिसका संबंध है सभी परियोजनाओं से, जितने भी क्रांतियां हैं उनसे। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देने से है, बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने से है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन संबंधित है। तो बहुत सारी क्रांतियां हैं, जरूरी नहीं है सेम आ जाए, पर हाँ क्रांतियों का भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य, which are the first 3 leading producer of sugar in India। तो भाई बच्चों भारत में प्रथम 3 जो है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो चीनी का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होने लगा है। सबसे पहले अभी तक उत्तर प्रदेश था, अब चीनी के उत्पादन को हम कर्नाटक राज्य में भी बढ़ाने लगे हैं। कर्नाटक राज्य में चीनी मिलों का उत्पादन और स्थापना काफ़ी जोर और शोर पर है, क्योंकि जो दक्षिण भारत में गन्ना है उसकी मिठास अधिक होती है। परिवहन के साधन विकसित हैं। क्वेश्चन, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन। और वैसे तो एग्जाम में क्या बोलते हैं कि आपको सोयाबीन भी ज़्यादा मिलता है, दालों की जगह सोयाबीन भी ऑप्शन में मिलता है, सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन या दालें कहाँ पर उत्पादित की जाती है सबसे ज़्यादा? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी है और मध्य प्रदेश में उत्पादन भी होता है दालों का। चलिए, और मध्य प्रदेश में सोना भी पाया जाता है। भाई सभी बच्चे आंसर जरूर करते रहें, इसी बार करना है आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर। सपने आपके हैं, मेहनत आपको करनी है, लेकिन आपकी मेहनत में हम साथ देने के लिए तैयार हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको राइस स्मार्ट पर
खूब क्लासें मिलती हैं, तो पढ़िए और इसी बार सिलेक्शन लेकर अपने सपनों को पूरा कीजिए और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे देश के युवा हैं। क्वेश्चन है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया? तो भाई भारत में सबसे बड़ा जो नारियल का उत्पादक राज्य है वो है आपका कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में हल्दी सबसे ज़्यादा होती है, केरल में मसाले होते हैं, तमिलनाडु में अन्न भंडार है। तमिलनाडु, आपको पता है जो तमिलनाडु राज्य है उसको हम दक्षिण भारत का अन्न भंडार बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में अन्न उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता। मसाले होते हैं, गन्ना होता है, पठारी क्षेत्र है, मूंगफली होती है, नारियल होते हैं, केले होते हैं। तो जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर जलोढ़ मृदा की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर गेहूं, अनाज आदि का उत्पादन होता है। इसलिए हम तमिलनाडु को बोलते हैं दक्षिण भारत का अन्न भंडार, ग्रीन हाउस ऑफ सदर्न इंडिया कहा जाता है। तो भाई आंसर जरूर करते रहिए, जो भी आपको याद आ रहा है टाइप करते रहिए। लिखने से भी याद होता है, सुनने से भी याद होता है, और रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से तो इतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा कि आप भूल ही नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसीलिए आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिलती है, इसीलिए यहाँ आपको हर रोज़ टीचर मिलते हैं। जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कीजिए, सारी प्लेलिस्ट पर जाइए, शॉर्ट्स पर जाइए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, क्योंकि हर जगह हम आपके लिए ज्ञान का भंडार लेकर बैठे हुए हैं, ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। क्वेश्चन है बच्चों, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सैफ्रॉन प्रोड्यूस्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल? देखिए वाणिज्यिक स्तर पर बात कर लीजिए, या जो केसर है, सैफ्रॉन है, वो भारत के केवल और केवल एक राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। एक फूल होता है, फूल में केवल और केवल 3 पत्ते से होते हैं, बिल्कुल पंखुड़ियाँ होती हैं 3, और बहुत ही महंगा होता है, और ये केवल जम्मू कश्मीर में ही उत्पादित किया जाता है। बाकी प्रकृति पर तो मानव ने विजय प्राप्त कर ही ली है, तो दूसरे राज्यों में भी आर्टिफिशियल जो वातावरण है उसके द्वारा जो कश्मीर केसर है वो उसका उत्पादन बढ़ाया जाने लगा है, पर लेकिन वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी नहीं होती। तो जम्मू कश्मीर है जिसमें केवल और केवल केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, श्वेत क्रांति का संबंध है भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने से। गेहूं का हरित क्रांति का संबंध है, मछली नीली क्रांति, अंडा ब्राउन रिवॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से कौन मैच सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। तो ये दिया हुआ है बंदरगाह के नाम, और ये दिया है उनकी विशेषताएं। तो बच्चों जो भारत है, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह, बाकी छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। बंदरगाहों से ही हम आयात और निर्यात करते हैं। बंदरगाह ज़्यादातर भारत में तटों पर, और भारत में नहीं, इवन सभी देशों में तटों पर बने हुए होते हैं, क्योंकि तटों पर से ही हम जो भी व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, समुद्री मार्ग के द्वारा करते हैं, जल के द्वारा करते हैं, तो तटों पर ही ज़्यादातर वो स्थापित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा मैच सही नहीं है। चेन्नई, भारत का सबसे गहरा पत्तन। कोचीन, प्राकृतिक पत्तन। जवाहरलाल नेहरू, भारत का एकमात्र मशीनीकृत कांडला ज्वारे पत्तन। तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, कांडला ज्वारे पत्तन है गुजरात में। जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, भारत का एकमात्र मशीनीकृत है या कंप्यूटर द्वारा संचालित है, यहाँ पर पूरा काम कंप्यूटर से होता है। और ये आपका कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, ठीक है, लेकिन चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा पत्तन है भारत का, इसलिए आंसर आपका ए बनता है, क्योंकि हमें गलत मैच की ही पहचान करनी थी। तो देते रहिए आंसर, पढ़ते रहिए राइस स्मार्ट के साथ, और करते रहिए अपना एग्जाम क्लियर। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैच सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये तो सही है बच्चों। सौरमंडल का सबसे छोटा बुध, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा शुक्र, ये भी ठीक है। सौरमंडल का मंदगति वाला तारा मंगल, ये तो सही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, गैनीमेड ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। और सबसे छोटा आपका बुध है। जो बुध है वो सबसे छोटा है, सबसे कम दिनों में 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, शुक्र को हम चमकीला ग्रह, सुंदरता की देवी, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विंस प्लेनेट, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं।
आंसर जरूर करते रहें भाई, और रिवाइज करते रहें। जो आपको याद है अच्छी बात है, जो आपको याद नहीं है उसको याद करें और इसी बार एग्ज़ाम क्लियर करें। सपनों को पूरा करना है, और जो आप भूगोल में पढ़ कर आ रहे हैं उसको घूम कर भी आना है, देख कर भी आना है। लाइफ छोटी सी है, बहुत सारे काम इसी में करने हैं। और जो भी व्यक्ति महान हुए हैं इस दुनिया में उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, जैसे कि आपके पास। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि। तो बच्चों फ्लोरिडा तो देश है और फ्लोरिडा एक जल धारा भी है, तो ये सौरमंडल का ग्रह नहीं है। सौरमंडल के पहले 9 ग्रह थे, अब सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, यम, और जो प्लूटो है वो अब हटा दिया गया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जिसको हटा दिया हमने ग्रहों की श्रेणी में से और जिसको हमने नाम दे दिया ड्वार्फ प्लेनेट या बौना ग्रह, प्लूटो को हमने बोल दिया है। तो फ्लोरिडा आपका कोई भी ग्रह नहीं है। क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं उनमें से क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डे एंड नाइट? भू परिक्रमण, अर्थ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, चंद्रमा के परिक्रमण, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो भाई बच्चों पृथ्वी की होती हैं 2 गतियाँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, इसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। और जब पृथ्वी घूमती है 365 दिन में और हर 4 साल के बाद 366 दिन में, उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। तो जो रिवॉल्यूशन है उससे होते हैं ऋतु परिवर्तन। और जबकि अर्थ रोटेशन, भू परिक्रमण, अर्थ रोटेशन की वजह से होते हैं दिन और रात पृथ्वी पर। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। और याद रखना है आपको, रिवॉल्यूशन मतलब ऋतु परिवर्तन और रोटेशन मीन्स दिन और रात पृथ्वी पर। क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह इनमें से कौन सा है? द लैटिट्यूड एट विच द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम इज? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव। तो बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा और यहाँ पर है ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। क्वेश्चन पूछे सबसे कम तापांतर कहाँ पर मिलेगा, तापमान में अंतर। तो आप तो जानते हैं सूर्य किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं ज़्यादातर, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है। तो जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर तापांतर बहुत कम मिलता है, क्योंकि लगातार सूर्य किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। हर रोज़ यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है 2 बजे के बाद। इसी वाले क्षेत्र पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा पर तापांतर कम मिलता है। ठीक है, तापमान में अंतर ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन तापांतर जो अधिक मिलेगा वो इस वाले क्षेत्र पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा है। यहीं पर सहारा डेजर्ट है, यहीं पर थार डेजर्ट है, और डेजर्ट में है जो रेत वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा। तो दिन के समय रेत बहुत गर्म हो जाता है, रात को ठंडा हो जाता है, तो तापमान में अंतर यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? तो इनमें से एक ऐसा महाद्वीप बताइए, एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो बच्चों केवल एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है, इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसकी जलवायु दशाएं या भौगोलिक दशाएं मानव निवास के अनुकूल नहीं है बहुत ज़्यादा। मानव तो पाया जाता है लेकिन उतना अच्छा यहाँ पर नहीं है प्राकृतिक वातावरण, और इसी से तीनों रेखाएं भी गुजरती हैं। एक ही महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं।